मेरा मेरा क्वेश्चन नाम मेरे सुबह दो है। सवाल है आपसे सर। ये मेरा आपसे पूछना सवाल चाहता है हूँ कि मेरा सवाल ये पाकिस्तान की सियासत और ख़ारजा पॉलिसी के अहम तरीन चैलेंजेस, आपके ख़दशात, आपके सवालात की सूरत में हमारे जवाबात। जी, मेरे पास जो गाड़ी है वो 2006 मॉडल पासो गाड़ी है। 1000 सीसी के करीब है ये गाड़ी। 990 और 989 समथिंग सीसी है। अभी मैं टैक्स जमा करवाने गया था, इसका टोकन, एनुअल टोकन। मैंने सर ये गाड़ी ली थी जनवरी में, और मुझे याद है मैंने 13 या 14 फरवरी को इसका टैक्स जमा कराया था। जो ड्यू था वो था 1400 रुपये। मीन्स के 1400 से 1500 रुपये मैंने इसका टैक्स जमा करवाया था। उसकी रसीद भी मेरे पास मौजूद है। सर आज मैं तकरीबन, आज 24 सितंबर 2019 है। अभी मैं इस्लामाबाद एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस गया, उनसे पूछा सर मुझे टैक्स बताएं कि कितना मैंने टोकन टैक्स पे करना है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि महंगाई का दौर है, तो पिछले दिनों कुछ रूमर्स भी निकले थे, तो मैंने कहा मे भी टैक्स रेट बढ़ गया हो। तो मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि 1001 रुपये बढ़ गया होगा, यानी 1500 था तो 2-2,500 रुपये टैक्स बन गया होगा। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर टैक्स बता दें कितना है। तो उन्होंने बताया जी अगर आप फाइलर हैं तो 21,000 रुपये, और जो नॉन फाइलर है उसके लिए 31,000, 31,000 रुपये टैक्स है। तो सर द सिचुएशन इज़ गोइंग रॉन्ग। ये तो एक बड़ा ही ज़्यादती वाला एलिमेंट चल पड़ा है हमारे साथ। यानी अगर एक आप 1500 से 2,000 रुपये भी टैक्स बढ़ाते, यानी 1500 रुपये जो टैक्स था, अगर आप उसको 2,000 रुपये भी लेके जाते तो 500 रुपये का इजाफा भी अनजस्टिफाइड था। लेकिन 21,000 रुपये सर कहाँ की जस्टिफिकेशन बनती है कि एक बंदा जिसके पास 2006 मॉडल पुरानी गाड़ी मौजूद है और वो 21,000 रुपये किस बात का टैक्स पे करे। यार दिस इज टोटली अनजस्टिफाइड कि इतनी ज्यादती, ये तो जुल्म है और एक जुल्म का बाजार गर्म है। और इस इतने हैवी टैक्सेस को कौन पे करेगा? और क्या इन्होंने हमारी सैलरीज इंक्रीज की हैं उस हिसाब से? क्या इन्होंने हमारे अलाउंसेस उस हिसाब से इंक्रीज किए हैं? क्या फैसिलिटीज़ इन्होंने हमें दी हैं? मेडिसिन अस्पतालों में पहले फ्री मिलती थी, आज वो मेडिसिन बंद हो चुकी है। ये कौन सी फलाही रियासत है जहाँ पे आम आदमी को इन्होंने पीसना तो क्या, कुचलना और मसलना शुरू कर दिया, और वो भी एक ज़बरदस्ती एक उसके ऊपर एक इम्पोज कर दी गई है। देखें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगरचे मेरा ख्याल है कि ये जो टोटल टैक्स उन्होंने डाल दिया आपको, ये लाइफ लॉन्ग टैक्स होगा, इसके बाद शायद आपको टैक्स नहीं देना पड़े। लेकिन ये इसको कोई जस्टिफिकेशन मैं नहीं दे रहा। जहाँ पर मौजूद हैं, ये एक घर हमने बनाया सारी ज़िंदगी, 30वां साल है मेरा काम करते हुए। एक घर बनाया, 32,000 रुपये इसका टैक्स आया करता था जो हम पे करते थे। परसों मुझे इतना लंबा फरलू मिला है जिसके अंदर कहा गया जी कि आपने 87,000 रुपये टैक्स देना है और ये अगले 2 दिन में देना है। यानी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो है, जो 7-7, 8-8 दिन कूड़ा नहीं उठा सकती, और वो मेयर जो है जिसकी कभी शक्ल किसी लोगों ने यहाँ पर नहीं देखी, कभी वो किसी मीटिंग के अंदर नहीं जाता, वो बैठ के घुघी मारता है और कहता है जी मुझे पैसे चाहिए, जिन लोगों के पास घर हैं उन लोगों से आप टैक्स ले लें। जिसके पास छोटी गाड़ी है उसका आपने कीमा निकाल दिया। अब आगे आगे देखिएगा होता क्या। ये जिस फलाही रियासत की बात करते हैं ना, वो दुनिया की बदतरीन एक्सप्लॉइटेटिव रियासत के अंदर कन्वर्ट हो रही है। उन लोगों के लिए जो ईमानदारी से ज़िंदगी गुजारते हैं, जो अपना टैक्स देते हैं, अपनी ज़कात देते हैं, रियासत के साथ लॉयल हैं, आपने उनकी ज़िंदगियां तबाह कर दी। तो जिनके पास छोटी गाड़ी है उनको आप पैदल चलने पर मजबूर कर रहे हैं, जिनके पास मोटरसाइकिल है उनको आप धक्के खाने पर मजबूर कर रहे हैं, जिसके बाद निस्बतन एक कंफर्टेबल घर है, और होना चाहिए, सबके पास कंफर्टेबल घर होना चाहिए। ज़िंदगी में आप किस लिए काम करते हैं? इस वजह से ना कंफर्ट हासिल करें। उसको आप छोटे घर में धकेल रहे हैं, छोटे घर वाले को आप सड़क के ऊपर डाल रहे हैं और ऊपर से दंदनाते फिरते हैं। ये जो लोग काम कर रहे हैं, ये अपनी तरफ से तो धेला नहीं देते। सारी की सारी सब्सिडी तो रियासत की है। इनका मक्खन, घी, दूध, नौकर चाकर, घर, तनख्वाहें, फ्यूल्स, ट्रैवल, मोबाइल फोन्स, मेडिसिन, एजुकेशन, यू नेम इट, एवरीथिंग इज पेड बाय द स्टेट, विच बेसिकली इज आवर मनी। और ये हमें बताते हैं कि पाकिस्तान के साथ लॉयल किस तरीके से होना चाहिए। खुद ज़िंदगी के अंदर कभी इन्होंने टैक्स दिया नहीं है, और टैक्स अगर 1 रुपया देते हैं तो 10,000 अपनी जेब के अंदर डाल लेते हैं मराहत के ज़िम्न में। तो बदतरीन एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम है ये। आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वो दाव मारने की तरफ जाएं, वो दगे करें, वो फ्रॉड करें,
और बदमाशी के साथ ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि यहाँ पर शराफत का तो यही होता है कि आप जाएंगे जेब के अंदर हाथ मारेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार मेरी तो जेब ही कट गई है क्योंकि टैक्स ही इतना है। और कहते हैं जी ये मुल्क के लिए अच्छा है, मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, ये सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं। सो आई कम्प्लीटली रिलेट टू यू एज अ टैक्स पेयर कि पाकिस्तान में इस वक्त जो टैक्सेस की सूरत हाल बनाई गई है वो तबाहकुन है, और जो एब्सेंस ऑफ वेलफेयर का एलिमेंट है वो भी बिल्कुल वाज़ेह है। और मैं दोबारा दोहराता हूँ, पहले भी मैं कह चुका हूँ और आप सब उससे रिलेट कर सकते हैं। तालीम हम खुद पे करते हैं, सेहत हम खुद पे करते हैं, ट्रांसपोर्ट हम खुद पे करते हैं, मेडिसिन हेल्थ सेक्टर हमारा हम खुद उसको टैकल करते हैं, प्रोटेक्शन हमारी अपनी है। घर के अंदर आपने यूपीएस से जनरेटर लगाए हुए हैं, तो रियासत देती क्या है आपको? दे नहीं सकती और सारा कुछ ले रही। तलत साहब, मेरा नाम हशाम है। मेरा आपसे सवाल ये है कि कल जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने कश्मीर के हवाले से गुफ्तगू की है ज़लज़ले के ऊपर, इस तरह का अहमकाना बयान देने के बाद हुकूमत ने उनको अब तक बरतरफ क्यों नहीं किया? उनको बरतरफ इस वजह से नहीं किया गया कि उनकी सिफारिश बड़ी तगड़ी है और उनका पीर कामल है, और वो चिल्ले काट कर तो उन्होंने अपनी ये जगह बनाई है। और उसके बाद उन्होंने जो पाकिस्तान के अंदर होता है कि अपने आप को जोड़ लो, मुख्तलिफ हलकों के साथ तो जोड़ा हुआ है, तो वो टिकी रहेंगी, यही वजह है। और पहला हमाकत खेज़ बयान उनका नहीं है, काफ़ी सारा है, और सिर्फ उन्हीं के नहीं है, उन्हीं पर क्यों फोकस करते हैं? टॉप से शुरू होता है। तलत भाई, असद स्कॉटलैंड ग्लासगो से। तलत भाई, सवाल ये पूछना था कि परसेप्शन बन गया है कि मियाँ साहब को बाहर आने में कोई जल्दी नहीं है, तो क्योंकि इसकी वजह यह है कि इससे ताकतवर हलकों पर दबाव बढ़ेगा या बढ़ रहा है, तो ये समझ नहीं आ रही हमें, ना हमें दबाव नज़र आ रहा है ताकतवर हलकों पे, तो वो क्या, कौन सा दबाव है और क्या वजह है? ज़रा इसकी प्लीज़ वजाहत करेंगे आप? बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया है वैसे आपने, कि अगर ये स्ट्रेटजी ये है कि इससे दबाव बढ़ रहा है तो फिर दबाव नज़र क्यों नहीं आ रहा? मेरा नहीं ख्याल, मेरे तज्ज़िये में और मालूमात में ये बात है, मालूमात में ये बात है और तज्ज़िया उसका अहाता करता है कि मियाँ नवाज शरीफ जो है उसके सामने कोई गेज पड़ा हुआ है कि जिससे वो ये मैयर करता है कि जी मैं चूँकि इतने दिन जेल में रह गया हूँ तो इतना दबाव बढ़ गया है। एक झटका सा स्टैंड लिया हुआ है कि जी मैंने इतनी जो है झक इस वजह से नहीं मारी कि मैं सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके और जो कंपनसेशन मांग रहे हैं और पेपर के ऊपर साइन करके मैं बाहर चला जाऊँ, तो मैंने नहीं जाना। वो टिके हुए हैं, उनकी बेटी टिकी हुई है। अभी हालिया दिनों में मैं आपको बताऊँ, एक बंदा जिसको साकिब निसार साहब ने अपने करीबियों को नवाजने के लिए जेल के अंदर ठोक दिया था, उसने जेल काटी है, तो वो मिलने के लिए आया हुआ था किसी और काम से, तो पहली मेरी मुलाकात थी, तो उसमें उसने बताया, उसने कहा जी जो मरीम नवाज़ ने जिस तरह जेल काटी है ना, वो बहुत मर्द भी ऐसे जेल नहीं काटते। ये वो आई विटनेस है, और नून लीग का नहीं है, वो आई विटनेस है। तो बेटी उनकी टिकी हुई है उनके साथ, तो बेटी टिकी हुई है, बाप टिका हुआ है। अब वो दबाव में तब्दील होता है या नहीं होता, ये एक अलहदा बात है, और सवाल आपका बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन हर चीज़ को आप मेजर नहीं कर सकते हैं आउटकम के हवाले से। बहुत सारी बहुत बेहतरीन एफ़र्ट्स होती हैं जिनका नतीजा कुछ नहीं निकलता, तो आप उन एफ़र्ट्स को नतीजे के ना निकलने की वजह से नाकाम या बुरी एफ़र्ट्स नहीं कह सकते। एक स्टैंड लिया हुआ है, हो सकता है कामयाब हो जाए, हो सकता है कामयाब नहीं हुए, लेकिन इखलाकी और सियासी तौर पर स्टैंड जो लिया हुआ है उस पर वो कंसिस्टेंट है। तो अगर आप ये फ्रेमवर्क अपनाएंगे कि नतीजा क्या निकला, तो आपको ज़ाहिर है ये सही हासिल नज़र आएगी, बेमकसद एफर्ट नज़र आएगी। लेकिन अगर आप फ्रेमवर्क ज़रा चेंज करेंगे और देखेंगे कि प्रिंसिपल स्टैंड लिया हुआ है रिगार्डलेस ऑफ वेदर द आउटकम इज़ गुड और नॉट, तो फिर मेरे ख्याल में आप उसको ज़्यादा मुस्बत तरीके से देख पाएंगे। भाई, मेरा आपसे एक सवाल है कि कुछ दिन पहले फवाद चौधरी ने एक बयान दिया है कि हम 80 की दहाई में मदरसे बनाते रहे और हम दुनिया से बहुत पीछे रह गए, जबकि इसी दौरान हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और MIT यूनिवर्सिटी के कैंपस पाकिस्तान में ला सकते थे, तो जिसकी बुनियाद पर जो उलमा इकराम है, हमारे मजहबी स्कॉलर हैं, उनमें बड़ा शदीद गुस्सा पाया जाता है। तो आपकी इस बारे में क्या राय, प्लीज़ आगाह कीजिएगा। थैंक यू।
फवाद चौधरी साहब के बयानात के ऊपर क्यों मेरी राय ले रहे हैं? उनके बयानात जो हैं वो बस आप सुन लिया करें, अगर आपको उन पर हंसी आती है तो हंस लिया करें, अगर आप उनको संजीदगी से लेते हैं तो उसके ऊपर कोई राय बना लिया करें। लेकिन फ्रैंकली मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज़्यादा बावज़न बातें हो रही हैं काबीना के मेंबरान की तरफ से। फवाद चौधरी उनमें से एक हैं, वाहिद वो नहीं है, लेकिन दूसरों के जब हम देखते हैं तो आपको वो निस्बतन शायद उनके बयानात ज़्यादा बावज़न नज़र आएँ, क्योंकि हमने मयार ही इतना गिरा दिया है। तो मेरा तो इसके बारे में कोई ख़ास राय है नहीं फ्रैंकली। दुनिया में बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जो संजीदा ममालिक, संजीदा पब्लिक नुमाइंदगान के ज़रिए कर रहे हैं। हम उस दौड़ में बिल्कुल पीछे हैं। हमने एक ऐसी दौड़ लगाई हुई है, एक ऐसा थिएटर क्रिएट किया हुआ है जो ना कहीं आ रहा है ना कहीं जा रहा है, बस रोज़ाना लगा रहता है और लोग भी उसके अंदर लगे रहते हैं, सवाल पूछते रहते हैं, तज्ज़िये होते रहते हैं। But frankly, I'll be honest with you, sorry to disappoint you and apologize for that. I don't have an opinion to offer on what Fawad said.